कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। बाहर से हिलाते डुलाते रहने से राख में तभी आग फिर जल उठती है। नव दंपति का प्रेमोत्साह इधर जो कुछ थोड़ा बहुत म्लान होता आ रहा था, तृतीय पक्ष की चोट खाकर वह फिर जाग उठा। आशा में हास्य लाभ करने की शक्ति नहीं थी, किंतु विनोदिनी इस दिशा में पर्याप्त खुराक दे सकती थी। इसलिए विनोदिनी के अंतराल में आशा को एक जबरदस्त आश्रय मिल गया। महेंद्र को हर वक्त आमोद प्रमोद की उत्तेजना से ताजा बनाए रखने में आशा को अब विशेष उद्यम नहीं करना पड़ता। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में महेंद्र और आशा दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने को निश्शेष कर डालने का डौल कर लिया था। इनका प्रेम का संगीत एकदम उच्च स्वर में निखाद से ही शुरू हुआ था। ब्याज न खाकर इन लोगों ने मूल धन को ही खत्म करने की ठान ली थी। आखिर इस पागलपन की बाढ़ को ये लोग अपने रोजमर्रा की गृहस्थी के स्रोत में कैसे परिणत करते? नशा करने के बाद ही बीच में जो अवसाद आता है, उसे दूर करने के लिए आदमी फिर जो नशा चाहता है, वह नशा आशा कहां से जुटाए? इतने में विनोदिनी ने नशे का एक नया और रंगीन प्याला भरकर आशा के हाथ में दे दिया और इससे अपने प्रियतम को प्रसन्न प्रफुल्ल देखकर आशा को भी आराम मिला। अब उसे अपनी तरफ से चेष्टा करने की जरूरत नहीं रही। महेंद्र और विनोदिनी दोनों जब उपहास परिहास करते, आशा तब उनकी हंसी में शामिल हो जाती और जी खोलकर खूब हंसती रहती। ताश के खेल में महेंद्र जब आशा को बुरी तरह धोखा देता, तब वह विनोदिनी को पंच मानकर सकरुण अभियोग की अवतारणा करती और महेंद्र जब आशा से कोई मजाक या असंगत कोई बात कर बैठता, तो आशा इसी प्रत्याशा में रहती कि विनोदिनी उसकी तरफ से समुचित उत्तर देकर उसकी बात रख ले। इस तरह इन तीनों की समा रोज जमने लगी। किंतु उसका यह मतलब नहीं कि विनोदिनी के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो। रसोई पानी, घर का और सब कामकाज, राजलक्ष्मी की सेवा, सब कुछ पूरी तरह कर चुकने के बाद तब कहीं वह इस आमोद प्रमोद में शामिल होती थी। महेंद्र अस्थिर होकर कहता, नौकर नौकरानियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी का कर दोगी, मालूम होता है। काम न करके खुद मिट्टी होने की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ। आज बदली के दिन सो नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, तुम्हें जाना ही होगा। मैंने तो गाड़ी मना ही कर दी थी। मैंने कह दिया था। कहते हुए विनोदिनी महेंद्र के कॉलेज जाने के कपड़े उठा लाती। तुम्हें तो राजपूतों के घर जन्म लेना था। युद्ध यात्रा के समय पति को अपने हाथ से कवच पहनाकर विदा करती। आमोद प्रमोद के प्रलोभन में कॉलेज से छुट्टी लेना या पढ़ने से जी चुराना विनोदिनी को कतई बर्दाश्त न था। इन सब बातों में कभी भी वह शह नहीं देती। उसके कठिन शासन से दिन दोपहर का आमोद प्रमोद बिल्कुल उठ गया और इस तरह सायकाल का अवकाश महेंद्र के लिए अत्यंत रमणीय और लोभनीय हो उठा। उसका दिन मानो अपने अवसान के लिए प्रतीक्षा सा करता रहता। पहले कभी कभी ठीक समय पर रसोई नहीं बनती थी और इस बहाने से महेंद्र बड़े मजे से कॉलेज जाने से रुक जाता था। किंतु अब विनोदिनी स्वयं व्यवस्था करके महेंद्र के लिए कॉलेज के समय से बहुत पहले ही रसोई तैयार करा देती है और ज्यों ही वह खा चुकता है, त्यों ही उसके पास खबर पहुंचती है कि गाड़ी तैयार है। पहले उसके कपड़ों का यह हाल था कि कौन सा धोबी के यहाँ गया है और कौन सा किस अलमारी के किस कोने में पड़ा है, बहुत देर तक इस बात का पता ही न लगता था। और अब सब कपड़े बाकायदा तैयार मिलते हैं, किसी में जरा सिकुड़न तक देखने को नहीं मिलती। शुरू शुरू में विनोदिनी इन सब विश्रृंखलाओं के लिए महेंद्र के सामने आशा को हंसी हंसी में डांट दिया करती थी और महेंद्र भी आशा के इस निरुपाय अपटुत्व पर स्नेह से हंस दिया करता था। अंत में सखीत्व के वात्सल्य में आकर विनोदिनी ने आशा का कर्तव्य भार
उसके हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। घर का रूप ही बदल गया। अचकन का कोई बटन टूट गया है। आशा से कुछ करते नहीं बन रहा। विनोदनी जल्दी से आकर हतबुद्धि आशा के हाथ से अचकन छीनकर चट से उसमें बटन टांग देती। एक दिन महेंद्र के लिए रखे हुए भोजन में बिल्ली ने आकर मुंह डाल दिया। आशा सोच के मारे व्याकुल हो गई। इतने में विनोदनी ने रसोई में जाकर न जाने कैसे क्या क्या खटरा किया कि उस दिन का काम चल गया और आशा आश्चर्य से दंग रह गई। इस तरह महेंद्र खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, काम और विश्राम में सर्वत्र ही नाना रूप में विनोदनी के हाथ की सेवा का अनुभव करने लगा। विनोदनी के बनाए हुए पश्मी जूते उसके पांव में और विनोदनी के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलबंद उसके गले में मानो कोमल मानसिक संस्पर्श के समान लिपटा हुआ है। आशा आजकल सखी के हाथ से प्रसाधन से सुंदर ढंग से सज धज कर और सुगंध लगाकर महेंद्र के पास पहुंचती है। उसमें मानो कुछ तो आशा का अपना होता और कुछ और एक जनी का। अपने साज सिंगार और सौंदर्य आनंद में गंगा यमुना के समान मानो वह अपनी सखी के साथ एक मेक हो गई थी। बिहारी का आजकल पहले जैसा आदर नहीं रहा। उसे अब कोई नहीं बुलाता। बिहारी ने महेंद्र को लिख भेजा था कि कल रविवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथों की रसोई खाऊंगा। महेंद्र ने देखा रविवार बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। चट से उसने लिख भेजा, रविवार को एक खास काम से मुझे बाहर जाना है। फिर भी बिहारी खाने पीने के बाद एक बार महेंद्र के घर की खबर लेने चला आया। नौकर से पता चला महेंद्र घर में ही है, बाहर नहीं गया। जीने से ही महेंद्र भैया पुकारता हुआ वह महेंद्र के कमरे में पहुंच गया। महेंद्र चेप गया, बोला, सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है और तकिए के सहारे लेट गया। आशा इस बात को सुनकर और महेंद्र के चेहरे पर बेचैनी का भाव देखकर घबरा उठी। सोचने लगी क्या करना चाहिए और कर्तव्य निर्णय के लिए विनोदनी का मुंह ताकने लगी। विनोदनी अच्छी तरह जानती थी कि मामला चिंताजनक नहीं है, फिर भी अत्यंत उद्विग्न होकर बोली, बहुत देर से बैठे हो, जरा सो जाओ, मैं ओडिकोलोन ले आती हूँ। रहने दो, जरूरत नहीं। विनोदनी नहीं मानी। जल्दी से जाकर ओडिकोलोन और बर्फ पानी मिलाकर ले आई और आशा के हाथ में भीगा हुआ रुमाल थमाकर बोली, लो, महेंद्र बाबू के माथे से बांध दो। महेंद्र बार बार कहता रहा, रहने दो ना, रहने दो, और बिहारी किसी तरह हंसी रोककर चुपचाप बैठा अभिनय देखने लगा। महेंद्र गर्व के साथ सोचने लगा, बिहारी जरा देखे तो मेरी कितनी कद्र है। आशा बिहारी के सामने लज्जा कंपित हाथों से अच्छी तरह पट्टी नहीं रख सकी। ओडिकोलोन की बूंद लुढ़क कर महेंद्र की आंख में गिर पड़ी। विनोदनी ने आशा के हाथ से रुमाल छीनकर अपने निपुण हाथों से सावधानी से पट्टी बांध दी और दूसरा एक कपड़ा ओडिकोलोन के पानी में भिगोकर थोड़ा थोड़ा पट्टी पर निचोड़ दिया। आशा घूंघट को और भी जरा नीचा करके पंखे से हवा करने लगी। विनोदनी ने स्निग्ध कंठ से पूछा, कुछ आराम मिल रहा है? इस तरह अपने कंठ स्वर में मधु उंडेल कर विनोदनी ने कनखियों से एक बार बिहारी के मुंह की तरफ देख लिया। देखा, बिहारी की आंखें कौतुक से हंस रही हैं। सारा मामला उसके लिए प्रहसन है। विनोदनी ने समझ लिया कि इस आदमी को भरमाना आसान नहीं, कुछ भी इसकी नजरों से छिपाया नहीं जा सकता। बिहारी ने हंसते हुए कहा, विनोदा भाभी, इस तरह की सेवा शुश्रूषा मिलती रही तो रोग घटेगा नहीं बल्कि बढ़ने की ही ज्यादा संभावना है। विनोदनी ने कहा, सो भला हम मूर्ख स्त्रियां क्या जाने, आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में शायद ऐसा ही लिखा होगा। हाँ, सो तो है ही। सेवा देखकर मेरे सर में भी दर्द शुरू हो रहा है, लेकिन मेरे जैसे जले भुने माथे को बिना इलाज के चटपट अच्छा हो जाना पड़ता है। महेन भैया के माथे में जोर ज्यादा है। विनोदनी ने भीगी हुई पट्टी को उतारते हुए कहा, जरूरत क्या है मुझे, मित्र का इलाज मित्र ही करें।
बिहारी रंग ढंग देखकर भीतर ही भीतर झुंझला उठा था। इधर कई दिन से वह अध्ययन में व्यस्त था। इस बीच में महेंद्र, विनोदनी और आशा ने मिलकर अपने आप इतनी उलझन पैदा कर ली है, यह उसे नहीं मालूम था। आज उसने विनोदनी को विशेष रूप से देखा और विनोदनी ने भी उसे अच्छी तरह देख लिया। बिहारी कुछ तीक्ष्ण स्वर में बोल उठा, ठीक बात है, मित्र का इलाज मित्र ही करेगा। मैं ही सिरदर्द लाया था, मैं ही उसे लेता जाऊंगा। ओडी कोलोन का फजूल खर्च मत कीजिए। और फिर आशा की ओर देखकर बोला, भाभी, इलाज करके बीमारी अच्छी करने की अपेक्षा बीमारी न होने देना ही अच्छा है। बिहारी ने सोचा, अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो, इनके बीच में मुझे भी एक स्थान लेना पड़ेगा। इनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहेगा, किंतु फिर भी मुझे रहना ही पड़ेगा। बिहारी आह्वान अभ्यर्थना की परवाह किए बिना ही महेंद्र के व्यू में प्रवेश करने लगा। एक दिन विनोदनी से बोला, देखो विनोदा भाभी, इस लड़के को पहले तो इसकी माँ ने मिट्टी किया, फिर मित्र ने मिट्टी किया, अब स्त्री मिट्टी कर रही है। कम से कम तुम तो उस गुट में ना मिलकर कोई नया रास्ता दिखाओ, दुहाई है तुम्हें। महेंद्र ने कहा, मतलब यह है कि मुझ जैसे आदमी को, जिसे कोई कभी पूछता तक नहीं। महेंद्र बीच में ही बोल उठा, उसे भले ही मिट्टी कर दो। अरे मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं भाई, इतनी आसान नहीं। दरख्वास्त पेश कर देने से ही काम नहीं बन जाता। मिट्टी होने लायक शक्ति भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू, विनोदनी ने हंसते हुए कहा। शक्ति तो भाभी जी अपने गुण से न हो तो और किसी के हाथ के गुण से भी आ जाती है। एक बार शहद देकर आजमाना चाहो तो आजमा सकती हो, बंदा तैयार है। पहले से तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता बिहारी बाबू, असावधान रहना पड़ता है। क्यों बहन किरकिरी, ठीक है ना? अपने इन देवर का भार तुम ही ले लो ना अपने ऊपर। आशा ने उसे उंगलियों से जरा धक्का देकर ढकेल दिया। बिहारी ने इस मजाक में भाग नहीं लिया। आशा के संबंध में कोई भी मजाक बिहारी को सहन नहीं होगा, इतना विनोदनी जानती थी। किंतु बिहारी आशा की श्रद्धा करता है और विनोदनी को हल्का करना चाहता है, यह बात विनोदनी को चुभ गई। उसने फिर आशा से कहा, तुम्हारा यह भिक्षुक देवर मेरी आड़ में तुम्ही से कुछ चाहता है, तुम दे भी दो किरकिरी। आशा बहुत ही झुंझला उठी। क्षण भर के लिए बिहारी का चेहरा सुर्ख हो उठा, किंतु दूसरे ही क्षण उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह खूब रही, मेरी पारी आती है तो दूसरों पर टाल दी जाती है, और महेन भैया के साथ हाथों हाथ नगद कारोबार। क्यों? विनोदनी समझ गई कि बिहारी सब मिट्टी करने को आया है और सोचने लगी, बिहारी के सामने हमेशा सशस्त्र रहना ही होगा। महेंद्र को भी झुंझलाहट आ गई। उसका ख्याल है कि खुलासा बातों से कवित्व का माधुर्य ही नष्ट हो जाता है। उसने जरा कुछ तीव्र स्वर में ही कहा, बिहारी, तुम्हारे महेन भैया और किसी कारोबार में नहीं पड़ते, जो उनके हाथ में है उसी में संतुष्ट हैं। हो सकता है वे अपने आप न पढ़ते हों, किंतु भाग्य में लिखा रहता है तो कारोबार की लहर बाहर से आकर भी लगती है। विनोदनी कह उठी, फिलहाल आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं, फिर आपकी लहर किधर से आ रही है? इतना कहकर उसने कटाक्ष के साथ हंसकर आशा की बाह मसक दी। आशा झुंझला कर उठ के चल दी। बिहारी पराजित होकर मारे क्रोध के चुप रह गया और ज्यों ही वह उठ के जाने को उद्यत हुआ, विनोदनी चट से कह बैठी, हताश होकर ना चाहिए बिहारी बाबू, मैं किरकिरी को अभी भेजे देती हूँ। विनोदनी के चले जाते ही सभा भंग के क्षोभ से महेंद्र भीतर ही भीतर बहुत झुंझला उठा और उसका अप्रसन्न चेहरा देखकर बिहारी का रुका हुआ आवेग उच्छ्वासित हो उठा। उसने कहा, महेंद्र भैया, तुम अपना सर्वनाश करना चाहो करो, तुम्हारी हमेशा की आदत पड़ी हुई है, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर है, उसका सर्वनाश मत करो। अब भी कहता हूँ,
उसका सर्वनाश मत करो। कहते कहते बिहारी का कंठ रुक गया। महेंद्र भीतरी क्रोध को रोकता हुआ बोला, सुनो बिहारी, तुम्हारी ये सब बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। पहेलियां छोड़कर तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? बिहारी ने कहा, साफ साफ ही कहूंगा। विनोदनी तुम्हें जानबूझकर अधर्म की ओर खींच रही है और तुम बिना सोचे समझे मूढ़ की तरह उधर पैर बढ़ाते ही चले जा रहे हो। बिल्कुल झूठ बात है। तुम अगर किसी भले घर की बहू बेटी को इस तरह संदेह की दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही उचित नहीं। इतने में एक थाली में कई तरह की मिठाइयां लिए मुस्कुराती हुई विनोदनी ने प्रवेश किया और थाली बिहारी के सामने रख दी। बिहारी कह उठा, यह क्या? मुझे बिल्कुल भूख नहीं। ये कैसे हो सकता है? आपको जरा मीठा मुंह करके ही जाना होगा। मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई मालूम होता है। समाधि शुरू हो गया। विनोदनी बहुत ही दबी हंसी हंसकर बोली, आप जबकि देवर ठहरे तो नाते का जोर तो है ही। जहां जोर चल सकता है वहां भिक्षा मांगने की क्या जरूरत? आप तो आदर लाड़ छीन के भी ले सकते हैं। क्यों महेंद्र बाबू, ठीक है ना? महेंद्र बाबू के मुंह से तब मारे क्रोध के बात ही नहीं निकल रही थी। विनोदनी फिर बोली, क्यों बिहारी बाबू, आप शर्मा कर नहीं खा रहे हैं या गुस्से में? और किसी को बुलाना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं। जो मिला है मुझे, मेरे लिए वही काफी है। फिर मजाक? मजाक में तो आपसे जीतना ही मुश्किल है। मिठाई देने पर भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र के आगे बिहारी के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की और महेंद्र ने और दिन की तरह उसे हंसी में उड़ा नहीं दिया, उसमें पूरी तरह भाग लिया। सवेरे उठते ही महेंद्र बिहारी के घर पहुंचा। बोला, बिहारी, हजार हो पर विनोदनी अपने घर की स्त्री नहीं। तुम सामने पढ़ते हो तो उसे कुछ बुरा सा लगता है। अच्छा, यह बात है क्या? तब तो मैंने अच्छा नहीं किया। उन्हें अगर आपत्ति है तो मुझे क्या गर्ज अटकी है कि मैं उनके सामने जाऊं। महेंद्र निश्चिंत हुआ। इतनी आसानी से इतना अप्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बिहारी से महेंद्र डरता है। उसी दिन बिहारी महेंद्र के अंतःपुर में जाकर विनोदनी से कहने लगा, विनोदा भाभी, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्यों बिहारी बाबू, आज क्या बात है? महेंद्र से सुना है कि अंतःपुर में आकर मैं आपके सामने आता हूँ, इससे आप नाराज होती हैं। इसी से क्षमा मांगकर आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। भला यह कैसे हो सकता है बिहारी बाबू? मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। मेरे लिए आप क्यों विदा लेने लगे? अगर मैं यह जानती कि यहाँ आने से इतना बखेड़ा उठ खड़ा होगा तो आती ही नहीं। कहते कहते विनोदनी का मुंह उतर गया और वह आंसू रोकने के लिए तुरंत वहां से चली गई। बिहारी क्षण भर के लिए यह सोचकर दुखित हुआ कि झूठा संदेह करके मैंने विनोदनी को व्यर्थ ही चोट पहुंचाई। उस दिन शाम को राजलक्ष्मी बिपता की मारी सी आकर बेटे से बोली, महेन, विपिन की बहू तो देश जाने के लिए जिद कर रही है। क्यों माँ, या उन्हें क्या कोई तकलीफ है? तकलीफ कुछ नहीं। उसका कहना है ऐसी उम्र में विधवा बहू बेटी का पराये घर ज्यादा दिन टिकना अच्छा नहीं, लोक निंदा का डर है। महेंद्र ने क्षुब्ध होकर कहा, अब यह पराया घर हो गया? बिहारी वहीं बैठा था। महेंद्र ने उसकी तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देखा और चुप हो रहा। अनुतप्त बिहारी सोचने लगा, कल की मेरी बातचीत में शायद कुछ निंदा का आभास था। विनोदनी को शायद उसी से चोट पहुंची होगी। पति पत्नी दोनों के दोनों विनोदनी से रूठ गए। एक ने कहा, हमें गैर समझती हो बहन। दूसरे ने कहा, अब यह पराया घर हो गया, मुझे क्या तुम लोग हमेशा ही बांध रखोगे? इतना हम में दम कहाँ? बहन ने कहा। आशा ने कहा, जाना ही था तो इस तरह हम लोगों से मुंह क्यों जोड़ा था? भाई दी इसीलिए बनी थी क्या? उस
दिन कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। विनोदनी बोली, नहीं बहन, जरूरत नहीं। 2 दिन के लिए ममता न बढ़ाना ही अच्छा है। कहते हुए उसने व्याकुल दृष्टि से एक बार महेंद्र के मुंह की ओर देख लिया। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोदा भाभी, जाने की बात क्यों सोच रही हो? कोई कसूर बन पड़ा है क्या? उसी का दंड दे रही हो? कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर तो मेरी तकदीर का है। अगर आप चली जाएंगी तो मुझे बराबर यही ख्याल आता रहेगा कि आप मुझ ही पर नाराज होकर चली गई हैं। विनोदनी ने अपनी करुण दृष्टि से विनती सी प्रकट करते हुए बिहारी के मुंह की तरफ देखकर कहा, मेरा रहना क्या उचित है? आप ही बताइए ना। बिहारी बड़े असमंजस में पड़ गया। यह वह कैसे कहे कि रहना उचित है? उसने कहा, आखिर जाना तो आपको पड़ेगा ही। मेरा कहना था कि कुछ दिन और रह जाएं तो हर्ज क्या है? विनोदनी ने आंखें नीची करके कहा, आप सब के सब मुझसे रहने को कह रहे हैं। आप लोगों की बात टालना भी तो मेरे लिए कठिन है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। कहते कहते उसके लंबे घने पलकों के भीतर से आंसू की मोटी मोटी बूंदें बड़ी तेजी से ढलकने लगी। बिहारी इस नीरव अश्रु प्रभा से व्याकुल हो उठा। बोला, कुछ ही दिनों में आपने अपने गुणों से सबको वश में कर लिया है। इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुछ ख्याल ना कीजिएगा। भला आप जैसी लक्ष्मी की प्रतिमा को अपनी इच्छा से कौन विदा कर सकता है? आशा एक कोने में घूंघट काढ़े बैठी थी। वह आंचल से बार बार अपनी आंखें पोंछने लगी। इसके बाद फिर विनोदनी ने जाने की बात नहीं चलाई। बीच की इस गड़बड़ी को बिल्कुल पोंछ कर मिटा देने के लिए महेंद्र ने प्रस्ताव किया, अगले रविवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक करने चला जाए। आशा अत्यंत उत्साहित हो उठी, किंतु विनोदनी किसी भी तरह राजी नहीं हुई। विनोदनी की इस आपत्ति पर महेंद्र और आशा दोनों के दोनों मुरझा से गए। उन लोगों ने समझा विनोदनी आजकल उनसे दूर दूर रहना चाहते हैं। शाम को बिहारी के आते ही विनोदनी ने उससे कहा, देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम के बगीचे में पिकनिक करने जाएंगे। उसमें मैं साथ नहीं जाना चाहती, तो दोनों के दोनों आज सवेरे से मुझसे मुंह फुलाए बैठे हैं। मुंह फुलाना बेजा तो मालूम नहीं होता। आप नहीं जाएंगी तो इनकी पिकनिक में ऐसा कांड होगा जो दुश्मन के भी ना हो। तो फिर आप भी चलिए। आप चलें तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। अच्छी बात है, किंतु कर्ता के पीछे कर्म होता है। घर के कर्ता की क्या राय है? बिहारी के प्रति विनोदनी के इस विशेष पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही मन खिन्न हुए। बिहारी को साथ लेने के प्रस्ताव से महेंद्र का आधा उत्साह काफूर हो गया। महेंद्र की हमेशा यह कोशिश रहती कि किसी भी तरह बिहारी के मन में यह बात बैठ जाए कि उसकी उपस्थिति विनोदनी के लिए सर्वदा ही अप्रिय है। किंतु आज की घटना में उसने देखा कि अब तो बिहारी को रोकना उसके लिए असाध्य है। महेंद्र ने कहा, अच्छा तो है, अच्छा रहेगा, लेकिन बिहारी तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा किए बगैर नहीं मानते। तुम्हारा कोई ठीक नहीं, कुछ नहीं तो मोहल्ले भर के लड़के ही इकट्ठे कर लाओगे या किसी गोरे से लड़ पड़ोगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहारी महेंद्र की आंतरिक अनिच्छा को समझकर मन ही मन हंसने लगा। बोला, यही तो संसार का मजा है। क्या से क्या हो जाता है और कब कहां कौन सा बखेड़ा उठ खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो विनोदा भाभी, खूब सवेरे ही चलना होगा। मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। रविवार को सवेरे ही चीज, बस और नौकर चाकरों के लिए एक 3rd क्लास और मालिकों के लिए एक 2nd क्लास किराए की घोड़ा गाड़ी लाई गई। बिहारी भी बड़ा सा एक पैक बक्स साथ लिए ठीक समय पर आ गया। महेंद्र ने कहा, यह तुम क्या ले आए? सामान को गाड़ी में तो यह आएगा ही नहीं। बिहारी ने कहा, तुम चिंता न करो भाई साहब, मैं अभी सब ठीक किए देता हूँ। विनोदनी और आशा गाड़ी में बैठ गई। अब महेंद्र को चिंता हुई कि बिहारी को कहाँ बैठाया जाए।
वह बगलें झांकने लगा। बिहारी ने अपनी पेटी गाड़ी की छत पर ला दी और चट से वह कोच बक्स पर बैठ गया। महेंद्र के लिए यह जान बची और लाखों पाए साबित हुआ। वह सोच रहा था, बिहारी भीतर बैठेगा या क्या करेगा, कोई ठीक नहीं। विनोदनी घबराहट के साथ कहने लगी, बिहारी बाबू, आप कहीं गिर तो नहीं जाइएगा? आप निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं। पतन और मूर्छा दोनों ही मेरी जन्मपत्री में नहीं है। गाड़ी चलते ही महेंद्र ने कहा, न हो तो मैं ही ऊपर जा बैठूं, बिहारी को भीतर भेज दूं। आशा ने घबराकर उसकी चादर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। विनोदनी, आपको आदत नहीं, फिर क्या जरूरत है? गिर गिरा गए तो मुश्किल होगी। महेंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, मैं गिर पड़ूंगा? कहने के साथ ही वह ऊपर जाने को उद्यत हो उठा। आप बिहारी बाबू को दोष देते हैं, पर मैं तो देख रही हूं आप ही बखेड़ा खड़ा करने में अद्वितीय हैं। महेंद्र मुंह फुलाकर बोला, अच्छा, एक काम किया जाए, मैं दूसरी एक गाड़ी मंगाकर उसमें चला जाता हूं, इसमें बिहारी चला जाएगा। आशा, ऐसा हो तो फिर मैं आपके साथ ही चलूंगी। विनोदनी, और मैं क्या गाड़ी से कूद पड़ूंगी? इस तरह बात यहीं खत्म हो गई। महेंद्र रास्ते भर अत्यंत गंभीर मुंह बनाए बैठा रहा। गाड़ी यथा समय दमदम के बगीचे में पहुंची और नौकरों की गाड़ी जो बहुत पहले चली थी उसका अभी तक पता ही नहीं। शरद ऋतु का प्रातःकाल अत्यंत मधुर और सुहावना लग रहा है। धूप फैल जाने से ओस तो सूख गई है, किंतु बगीचे के पेड़ पौधे निर्मल प्रकाश से झिलमिला रहे हैं। बगीचे की चार दीवारी के किनारे किनारे हरसिंगार के पेड़ों की कतार है और उनके नीचे पड़े हुए फूलों की सुगंध से सारा बगीचा महक रहा है। आशा कलकत्ते के ईंट पत्थर के मकानों के बंधन से मुक्ति पाकर वन्य हरिणी की तरह उल्लासित हो उठी। उसने विनोदनी के साथ ढेर के ढेर फूल चुने, पेड़ से पके शरीफे तोड़कर उसके नीचे बैठकर खाए और फिर दोनों सखियां मिलकर बहुत देर तक तालाब में नहाती रहीं। इन दोनों नारियों ने मिलकर एक तरह के निरर्थक आनंद से पेड़ों की छाया और डालियों की संध में से निकलते हुए प्रकाश को, तालाब के पानी और निकुंज के पुष्प पल्लवों को पुलकित और सचेतन कर दिया। नहाने के बाद दोनों सखियों ने आकर देखा कि नौकरों की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। महेंद्र कोठी के बरामदे में बैठा कुर्सी पर किसी विलायती कंपनी का सूची पत्र पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी का नाम तक नहीं, सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। विनोदनी ने महेंद्र के पास जाकर पूछा, बिहारी बाबू कहाँ हैं? महेंद्र ने संक्षेप में उत्तर दिया, मालूम नहीं। चलिए उन्हें ढूंढ निकाला जाए। उसे कोई चुरा ले जाएगा ऐसी कोई आशंका नहीं मालूम होती, बिना ढूंढे भी वह मिल जाएगा। लेकिन कम से कम ऐसी तो आशंका है कि शायद वे आपके लिए ही सोच में दुबले हुए जा रहे हों कि कहीं दुर्लभ रत्न खो गया तो क्या होगा। कम से कम उन्हें तसल्ली तो दे आना चाहिए। तालाब के पास एक बड़ा सा पक्का घाट है। वहां बिहारी अपना पैक बक्स खोलकर स्टोव निकालकर उस पर पानी गर्म कर रहा है। उसके उपस्थित होते ही उसने आतिथ्य पूर्वक एक एक प्याला गर्म चाय और रकाबियों में कुछ नमकीन नाश्ता निकालकर सबके आगे रख दिया। विनोदनी बार बार कहने लगी, भाग्य से बिहारी बाबू सब तैयारी कर लाए थे, इसीलिए जान में जान आ गई। नहीं तो चाय न मिलने से महेंद्र बाबू की न जाने क्या दशा होती। चाय पाकर महेंद्र के सचमुच ही जान में जान आ गई, किंतु फिर भी वह बोला, बिहारी की हर बात में ज्यादती हुआ करती है। पिकनिक करने आए हैं, यहाँ भी अगर सब कुछ घर जैसा नियम के माफिक हुआ तो फिर मजा ही क्या रहा। तो दे दो भैया, मेरी चाय का प्याला वापस दे दो। चाय बगैर पिए ही तुम मनमाना मजा लेते रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काफी दिन चढ़ गया पर नौकर नहीं आए। बिहारी की पेटी में से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ निकलने लगे, दाल, चावल, साग, तरकारी और छोटी छोटी शीशियों में पिसे हुए मसाले इत्यादि। विनोदनी आश्चर्य के साथ कहने लगी, बिहारी बाबू,
आपने तो हम औरतों को भी मात कर दिया। घर में तो गृहिणी नहीं है, फिर यह सब आपने सीख कहाँ से लिया? कमबख्त पेट के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है भाभी जी। करूं क्या? अपनी सेवा टहल और आदर जतन सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है ना। बिहारी ने यह बात यूं ही हंसी हंसी में कही थी, किंतु विनोदनी गंभीर होकर बिहारी के मुंह की तरफ करुण दृष्टि से देखती हुई कृपा वर्षण करने लगी। बिहारी और विनोदनी दोनों मिलकर रसोई के काम में जुट पड़े। आशा क्षीण और संकुचित सी होकर हस्तक्षेप करने आई, किंतु बिहारी ने रोक दिया। अपटु महेंद्र ने मदद करने की कोई कोशिश ही नहीं की। वह बरगद के तने से पीठ लगाए और पैर पर पैर रखे कांपते हुए पत्तों पर सूर्य किरणों का नाच देखने लगा। रसोई बन चुकने पर विनोदनी ने कहा, महेंद्र बाबू, आप इस बरगद के पत्ते गिनकर पार नहीं पा सकते। अब जाइए, नहा आइए। इतने में नौकर चाकर भी सामान लेकर आ पहुंचे। उनकी गाड़ी रास्ते में टूट गई थी। आते आते दोपहर हो गया। खाने पीने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे ताश खेलने का प्रस्ताव हुआ, पर महेंद्र ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और देखते देखते पेड़ की छाया के नीचे उसे नींद आ गई और सो गया। आशा कोठी के भीतर जाकर दरवाजा बंद करके आराम करने की तैयारी करने लगी। विनोदनी ने माथे का पल्ला संभालते हुए बिहारी से कहा, अच्छा तो मैं अब भीतर जाती हूँ। आप कहाँ जाएंगी? बैठिए जरा, गपशप कीजिए। क्षण क्षण में दोपहर की गर्म हवा तरु पल्लवों को मरमरित करने लगती है और क्षण क्षण में तालाब के उस पार जामुन के पेड़ के घने पत्तों में से कोयल बोल बोल उठती है। विनोदनी अपने बचपन की बातें करने लगी। गांव की बात, माँ बाप की बात, बचपन की सहेलियों की बात। कहते कहते उसके माथे का पल्ला खिसक पड़ा। विनोदनी के चेहरे पर प्रखर यौवन की जो एक दीप्ति सर्वदा ही बनी रहती थी, बाल्य स्मृति की छाया ने आकर उसे आज स्निग्ध कर दिया। उसकी आंखों में जिस कौतुक तीव्र कटाक्ष को देखकर तीक्ष्ण दृष्टि बिहारी के मन में अब तक नाना प्रकार के संशय उपस्थित हुआ करते थे, उन्हीं आंखों की उज्जवल कृष्ण ज्योति जब एक शांत सजल रेखा में परिणत होकर म्लान हो आई, तब बिहारी को विनोदनी में मानो और ही कोई व्यक्तित्व दिखने लगा। उसने देखा कि उस दीप्ति मंडल के केंद्र स्थल में एक कोमल हृदय अब भी सुधा धारा से सरस बना हुआ है। अपरितृप्त रस रंग कौतुक विलास की दहन ज्वाला अभी तक उसकी नारी प्रकृति को सुखा नहीं सकी है। विनोदनी मानो सलज सती स्त्री के रूप में अनन्य भक्ति के साथ पति की सेवा कर रही है। कल्याण परिपूर्णा जननी की तरह संतान को गोद में लिए हुए है। यह चित्र इसके पहले एक क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में उदित नहीं हुआ। आज मानो रंगमंच का एक पट क्षण भर के लिए उठ गया और उसके भीतर का एक मंगल दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। बिहारी सोचने लगा, विनोदनी बाहर से विलासिनी युवती जरूर है, किंतु उसके भीतर एक पूजारत नारी निरशन होकर तपस्या कर रही है। बिहारी एक दीर्घ निश्वास लेकर मन ही मन बोला, मनुष्य अपने वास्तव रूप को आप ही नहीं जान पाता, अंतर्यामी ही जान सकते हैं। अवस्था चक्र में बाहर जो कुछ बन जाता है, संसार की दृष्टि में वही सत्य मालूम होता है। बिहारी ने बात के सिलसिले को रुकने नहीं दिया। प्रश्न कर करके उसे वह जगाए रखने लगा। विनोदनी को अब तक कोई ऐसा आदमी ही नहीं मिला था जो उसके मन की ये सब बातें इस तरह सुनता। खासकर किसी पुरुष के आगे उसने इस तरह आत्मविस्मृत होकर स्वाभाविक भाव से बातें नहीं कही थी। आज मुक्त कलकंठ से नितांत सहज सहल हृदय की बातें कहकर उसकी संपूर्ण नारी प्रकृति मानो नवीन वर्षाधारा में स्नान करके स्निग्ध और परितृप्त हो गई। खूब सवेरे उठने के उपद्रव से थके हुए महेंद्र की करीब 5 बजे आंख खुली और वह कुछ झुंझलाहट के साथ बोल उठा, बस अब चलना चाहिए। विनोदनी, और जरा ठहर जाए तो क्या हर्ज है? नहीं नहीं, रास्ते में कहीं किसी मतवाले गोरे से पाला पड़ गया तो जान को आफत हो जाएगी।
चीज वस्त सब संभाल कर उठाने रखने में अंधेरा हो आया। इतने में नौकर ने आकर खबर दी कि गाड़ी वाले गाड़ी लेकर न जाने कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ते। गाड़ियां बगीचे के बाहर खड़ी थी। फौज के 2 गोरे आकर जबरदस्ती उन्हें स्टेशन की तरफ ले गए हैं। उस नौकर को दूसरी गाड़ी लाने के लिए भेज दिया गया। भीतर ही भीतर कुढ़ा हुआ महेंद्र मन ही मन कहने लगा, आज का दिन ही बिल्कुल मिट्टी हो गया। अपना अधैर्य अब उससे छिपाए नहीं छिप सका। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रमशः वृक्षों की डालियों के पत्र जाल से निकलकर मुक्त आकाश में आ गया। निस्तब्ध निष्कंप उपवन छाया और चांदनी के संगम से विचित्र सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठा। आज इस माया मंडित पृथ्वी पर विनोदनी ने अपने को कैसे तो एक अपूर्व रूप में अनुभव किया। आज जब उसने तरु वीथिका में आशा को अपनी छाती से लगा लिया, तब उसमें प्रेम की कृत्रिमता जरा भी नहीं थी। आशा ने देखा कि विनोदनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसने व्यथित होकर पूछा, क्यों बहन किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदनी, कुछ नहीं बहन, कोई बात नहीं, ठीक तो हूं मैं। आज का दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं मर गई हूं, मानो परलोक में आ गई हूं। यहाँ मानो मेरा सब कुछ मिल सकता है। आशा आश्चर्य के साथ सब बात सुनती गई, किंतु समझ कुछ न सकी। मृत्यु की बात सुनकर वह बहुत दुखित हुई। बोली, छी बहन किरकिरी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। गाड़ी मिल गई। बिहारी फिर कोच बक्स पर बैठा। विनोदनी निस्तब्ध बैठी खिड़की के बाहर की ओर देखती रही। ज्योत्सना से स्तंभित तरु श्रेणी धावमान निविड़ छाया स्रोत की तरह उसकी आंखों के ऊपर से दौड़ती चली जा रही थी। आशा गाड़ी के कोने में बैठी थी। उसकी आंख लग गई और महेंद्र रास्ते भर अत्यंत विमर्श हुआ बैठा रहा।